बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में हम जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैली होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये तो है इनका जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, क्या है कैरेक्टर, क्या चरित्र है, उस चरित्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, इसको हम अब पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो चले आइए अपन पढ़ते हैं ये बाल गोविंद भगत। तो अब पाठ है बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र। सिर में कबीर पंथियों की कनफटी टोपी। ये क्या होता है कि एक ऐसी टोपी होती है जैसे जो उत्तराखंड वगैरह के जो लोग हैं ना वो लगाते हैं। वो क्या है, इस तरह की गोल सपाट टोपी होती है और कान की तरफ से फटी हुई होती है, माने कान दिखता है दोनों तरफ से, कान से फटे हुआ, कान से ऐसे फटा सा लगता है, फटा नहीं होता, उसका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि कान दिखते हैं दोनों तरफ से, इसलिए कनफटी टोपी कहते हैं उसको। जब जाड़ा आता, एक काली कमली यानी कंबल, काली कमली यानी काले कंबल को ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का मतलब होता है कि वो जो श्री राम जी को जो ऐसे चंदन लगाते थे, रामनंद एक छाप है वो चंदन है ना। उस चंदन को क्या करते थे, जो नाक की छोर से ऊपर तक लगाते, जैसे औरतें टीका लगाती वैसे, है ना। और औरतें की टीका की तरह शुरू होता है। जो होती है ना उसकी यार क्यों ऐसे परेशान कर रहा है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे।
बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी दाढ़ी सफ़ेद थी और इसलिए उनका चेहरा और अधिक सफ़ेद और चमकदार दिखाई देता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीरपंथियों की कनफटी टोपी के मतलब ये होता है कि जैसे पहाड़ी लोग पहनते हैं गोल टोपी, नेपाली लोग आपने देखा होगा गोल सपाट सी टोपी पहनते हैं। उस टोपी के इसमें ये विशेषता ये थी कि कान की तरफ ये फटा हुआ होता था, कान की तरफ से दोनों तरफ से कान दिखाई देता था, ऐसा सिर्फ कान के जो हिस्सा है वो दिखता था दोनों तरफ से, इसलिए इसको कनफटी टोपी भी कहा जाता है। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर यह नहीं माना जाए कि मालगोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। यानी जब जैसा उनका वर्णन किया हुआ है उस हिसाब से वो साधु नहीं थे, वो पूरी तरह से गृहस्थ थे, ऐसा लेखक बता रहे हैं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी कि खेती बाड़ी करते परिवार को रखकर भी वो साधु जैसे थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, यानी कबीर को ही सर्वे सर्वा समझते थे, कबीर को ही वो फॉलो करते थे और कबीर के आधार के आश्रम में ही अपने सब जो है जो भी धान खेती में उनको जो भी उनको फसल होती थी वो वहाँ ले जाकर दिया करते थे। वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, देखना। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार, बिल्कुल सच्चा व्यवहार करते हैं सबसे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, किसी से भी सीधी बात करने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं थे। संकोच करना यानी हिचकना, तो बिल्कुल हिचकते नहीं थे। ना किसी से खाम खा बिना किसी कारण के झगड़ा मोल कभी नहीं लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। यानी ये जो सच्चाई जो थी वो इतने ऊपर तक ले जाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। यानी अगर खाली कोई क्षेत्र पड़ा हुआ है तो बैठ जाए, तो कभी नहीं बैठते थे। दूर दराज जंगल में चले जाते थे पर किसी के खेत में वो नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब यानी कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब साहब के दरबार मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि जो कुछ भी फसल होती थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जितना भी वो फसल पैदावार करते थे अपने खेत में, वो सब का सब ले जाकर आश्रम में रख देते थे और वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिल जाता था उसी से पूरे साल गुजारा कर लेते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान, मुग्ध यानी मोहित था उनके मधुर गान पर, मीठे गाने पर जो गाते थे वो, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, बिल्कुल मैंने ऐसा लगता था कि वो जानदार कबीर ही गा रहे हों। आषाढ़ की रिमझिम है, मैंने आषाढ़ का महीना जो रिमझिम बारिश हो रही है, तो समूचा गांव खेतों पर, पूरा गांव, समूचा से तात्पर्य पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, यानी बच्चे भी वहीं आ गए, पूरा परिवार वहीं पर है। तो रोपनी का मतलब क्या होता है कि धान को जो है हल वगैरह जोतने के बाद तैयार कर देते हैं जब खेत को, तो धान को रोप देते हैं। धान को माने बीज बो देते हैं। बीज जब बुआई हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वह करीब 8-10 दिन में वो उग आते हैं पौधे और करीब 7-8 10-10 इंच लंबे हो जाते हैं। जब उतने लंबे हो जाते हैं तो उनको उखाड़ लिया जाता है, फिर उनको पंक्तिबद्ध लगाया जाता है। ये पंक्तिबद्ध लगाने को ही रोपनी कहते हैं।
है ना। तो ये गेहूं की फसल, धान की फसल में ये ऐसा करते हैं। तो ये जो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है उसमें पूरा गांव खेत पर, क्योंकि सबको रोपनी करनी है तो पूरा गांव खेत में उतर आता है। बच्चे भी वहीं आ जाते हैं, अब पूरा घर ही वहीं है, बच्चे भी वहीं मस्ताने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, है ना। तो औरतें कलेवा लेकर, अब पूरा घर के आदमी काम कर रहे हैं तो औरतें क्या करती हैं, घर से कलेवा लेकर मेड़ पर आकर बैठ जाती हैं, यानी कि खाना वाना नाश्ता पका कर ले आती हैं और वो वहाँ मेड़ पर बैठ के इंतज़ार करती हैं कि इनका काम ख़त्म हो तो इनको ये खिला दे। तो कलेवा यानी नाश्ता। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी हवा चल रही, पुरवाई यानी हवा चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ऐसे समय में जब सब काम कर रहे तो एक बहुत मीठी सी स्वर जो आपके कानों को झंकृत कर देती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लेथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही। मैंने बताया ना, जैसे पंक्तिबद्ध लाइन से उसको बिठाते हैं तो उसको रोपनी कहते हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा, यानी कि संगीत के जीने पर, यानी आलाप इतनी अच्छी कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। वहाँ तक माने उतनी पवित्रता तक वो पहुँचाते हैं उसको। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, जो हल से जोत रहे हैं खेतों को, उनके पैर भी जो है एक ही ताल में एक ही तरह से उठने लगते हैं। ऐसा मधुर संगीत। और रोपनी करने वाले की उंगलियां भी अजीब क्रम से है, वो भी उसके हद में आ जाती, किसके संगीत के उस मधोशी के हद में वो भी आ जाए। इतना अच्छा वो गा रहे थे, इतना मधुर संगीत था कि कह रहे स्वर्ग तक ले जाने का तात्पर्य ये भी है कि ईश्वर भी सुन रहे हैं। एक तरफ स्वर्ग तक ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्या है, लोगों के कानों तक पहुंचा रहे हैं। तो सब मने मदहोश हैं। तो जो रोपनी कर रहे हैं उनके हाथ भी उसी एक अजीब क्रम से चल रहे हैं, उसी संगीत के हिसाब से। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो महीने का नाम है, तो सावन भादो बोलते हैं ना, तो उस भादो का महीना था। और अंधेरी और आधी रात, अधरतिया यानी आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म। मूसलधार यानी मूसल जो होता है जिससे कूटते हैं अपन, तो मोटा होता है। तो जितनी मूसल है उतनी बड़ी धार होती है, उस मोटी धार होती है, उसको मूसलधार वर्षा कहते हैं, है ना। तो इसलिए मूसलधार बोलते हैं। तो मूसलधार यानी बहुत तेज़ वर्षा अभी खत्म ही हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्र टर्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती थी। क्या मतलब था कि झिल्ली मतलब क्या है, कीड़े मकोड़े जो बारिश होती है, जैसे ही कीड़े मकोड़े बाहर निकल के अजीब सी आवाज़ निकालने लगते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, उसी तरह मेंढक भी बहुत तेज़ टर की आवाज़ करने लगते हैं। उस समय भी इतनी तेज़ आवाज़ करने पर भी बाल गोविंद भगत की जो संगीत है उस आवाज़ में दबता नहीं है, बल्कि और अधिक लोगों को सुनाई देता है। तो कोलाहल है, आवाज़, हल्ला, है ना। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी जो आप भजन वगैरह में बजाते हैं वो बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पेवा चमक उठे सखिया। गोदी में पेवा यानी गोदी में पति है और वो खुश हो रही, चमक उठे सखिया, सखी यानी स्त्री खुश हो रही है, चहक रही है, चहक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है, माने हाँ वो पिया तो उसके गोद में ही है किंतु वो समझ रही वो तो अकेली ही है। हाँ, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देता। जैसे अचानक बिजली जब चमकती है तो लोग चौंक उठते, वैसे ही उनका ये गाना सुनकर लोग चौंक जाते थे, यानी इतना अच्छा गाना होता था। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, यानी बिल्कुल सन्नाटे से सारा संसार सो गया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत गा ही रहे हैं, जगा रहा है, लोगों को जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी गठरी चोर उठा कर ले जा रहा है, मुसाफिर तुम जागो। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ यानी सुबह का जो गीत वो गाते थे, कार्तिक मास आते ही वो शुरू कर देते थे और वो फागुन तक चलता, जो फागुन तक चला करती थी। तो ये जो उनकी गीत है, जो गाने की सुबह गाने का जो उनका एक दिनचर्या थी, वो कार्तिक से शुरू होकर फागुन माह तक चलता था। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, बहुत सुबह उठ जाते थे, ना जाने
किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरा यानी कि पोंड होता है, एक छोटे से एरिया में पानी भरा हुआ होता है, उसको पोखर कहते हैं। उसका जो ऊंचा हिस्सा होता है पोखर का, जिसके चारों तरफ जिस एक छोटा सा गड्ढा जैसा होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसके चारों हिस्से तरफ के ऊंचे हिस्से पर जो होता है उसे भिंडे कहते हैं। उस पर वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर, माघ की दांत किटकिटाने वाली बहुत सर्द सुबह है ना, भोर यानी सुबह में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। वो वहाँ तक गए, पोखर जहाँ पर था वहाँ। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक बुझने का तात्पर्य यह है कि अभी पूरी तरह से दिन नहीं हुआ था। जब पूरी तरह से दिन हो जाता है तो तारे फिर दिखाई नहीं देते ना, तो इसलिए कह रहे हैं कवि लेखक कि आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि अभी भी हल्की फुल्की रात थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देने लग गई थी और लोही लग गई थी, और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, और उस लालिमा को शुक्र तारा जो उसी तरफ दिखाई दे रहा था वो उसकी लालिमा को और अधिक बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी कोहरा सा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ, आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश यानी घास की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े, काला कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठ गए। उनके मुंह से शब्दों का तांता लग गया, यानी एक के बाद एक शब्द उनके आते जा रहे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही, उनके हाथ माने चल रहे थे, वो बजाते गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में यानी इतने मज़े में आ जाते, उत्तेजित होते, यानी कि बहुत अधिक एक्साइटेड हो जाते थे। और इससे क्या होता था कि वो जो है मालूम होता था कि खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, उनका कंबल जो है बार बार सिर से नीचे की तरफ सरकने लगता था। मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। कह रहे हैं कि वो स्वयं जाड़े से कांप रहे हैं, लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं वो गाने में इतने मस्त हैं कि उनके सर से कंबल सरक जाता है, और उनके माथे पर इतनी सर्दी में भी श्रम बिंदु यानी पसीने की चमक जब तब दिखने लगती है। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। उनकी संझा, उनकी शाम जो है कभी भी गर्मियों में शीतल नहीं होती, उमस भरी शाम को भी शीतल नहीं करती थी, यानी ठंडा नहीं करती थी। अपने घर के आंगन में आसन में जवा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी, यानी उनकी संझा गर्मियों में भी ठंडी नहीं रहती। ठंडी नहीं रहने से मतलब क्या है कि सन्नाटा नहीं रहता था। गर्मी की उमस भरी शाम भी उनके यहाँ महफिल जमी होती थी। किनकी? जो गाने वालों की। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी दूसरी बार तीसरी बार वो रिपीट करते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे, यानी सब नाचने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, यानी कि पीक, चरम उत्कर्ष यानी एंड, वो जो है उसको उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी इतना अधिक उनका जो संगीत को जो एक्सट्रीम था वो उस दिन दिखाई दिया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और सब और बोदा सा था। बोदा यानी कि थोड़ा सा मूर्ख था, है ना, वो पैदा ही ऐसा था। तो किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, किंतु बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग, बहुत ही अच्छी थी। बहुत साथ से यानी बड़े जतन से उनकी शादी कराई थी, और पतोहू यानी बहू बड़ी ही सुभग,
अच्छे स्वभाव की और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। पूरा मैंने मैनेज कर लेती थी घर, और दुनियादारी से यानी कि ये देखना वो देखना सब कुछ, गाँव घर में जो देखना होता था वो सब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी, निवृत्त कर दिया है ना, उसको उनको फ्री कर दिया था इन सब से। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है ना। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश भी कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा से जा मिली है, पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। वो ये कहते थे कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, यानी डेथ मत समझो इसको, मौत मत समझो। आत्मा तो अपनी परमात्मा से मिलने चली गई। विरहिणी अपने जैसे विरहिणी प्रेमी से मिला, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिल गई। इससे बड़ी आनंद की बात और क्या हो सकती है, ऐसा वो सोचते थे और ऐसा वो कहते थे। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कोई खास बड़ी बात नहीं बनाई उसको। पतोहू से ही आग दिला दी, यानी कि मुखाग्नि उसकी पत्नी से ही दिलवाया। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, या आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भाई को बुलाया, कह दिया कि इसको ले जाओ, इसकी दूसरी शादी, यानी कि वो उस समय भी इतना ब्रॉड माइंडेड थे, वो कह रहे थे कि इसकी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल यानी कोई सहारा, यानी कि कोई गाड़ी, कोई कुछ किसी की मदद, कोई सहारा नहीं लेते थे। ऐसा वो मानते थे कि साधुओं को किसी से सहारा लेने का हक नहीं है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, तो वो गृहस्थ भी थे तो वो क्यों मांगे किसी से कुछ। अतः घर से खाकर चलते और घर से ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, यानी घर से जो खाते थे फिर 4-5 दिन बाद घर आकर खाते थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, यानी आदतें, टेक यानी आदत वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। बुखार आया पर नियम और व्रत वो छोड़ने वाले नहीं थे। जैसा करते थे वैसे ही करते चले आ रहे थे, वैसे ही करने लगे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। छीजने का मतलब है कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, लोगों ने कहा मत नहाओ, तो आराम करने को कहा, किंतु वो हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा यानी धागा टूट गया, माला का एक एक दाना। तो जो श्वास वाली धागा था, यानी जो श्वास चल रहा था, उनका जो सांस चल रही थी, उसके धागा टूट गया और एक एक सांस बिखर गई, यानी वो उनकी मृत्यु हो गई। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। उनका पंजर यानी उनका मृतदेह ही वहाँ पड़ा था। तो इस तरह से ये मैंने पूरा पाठ आपको समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फिर बात करिएगा, मैं फिर से इसको आपको समझा दूँगी।